भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बहुत बहुत पर। धन्यवाद। मैंने सुना था और आपने भी कई मौकों पर कहा, जब मैं तमाम आपके इंटरव्यूज या तमाम चीज़ों को देखते हैं, कि सितारों के आगे जहां और भी है अभी वक्त का इम्तिहान और भी है। नकवी साहब, अब आगे नकवी साहब का भविष्य कहाँ है, किस ओर है? देखिए, पहली बात ये कि भविष्य जो है वो आपका क्या होगा ये आप तय नहीं करते। आपको जो है वो संघर्ष करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है। उसके बाद जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जो भी जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी पे आप काम करिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत कम उम्र में पार्लियामेंट में जीता। उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री, पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी, लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल स्पोक्स पर्सन से लेकर के, और आपने बताया अभी कि मोदी जी के शासन में भी माइनॉरिटी अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सभी काम देखे। और उसके अलावा भी चुनावों के जो प्रबंधन का या चुनाव के अभियान से संबंधित जितने भी चुनाव हुए पार्टी के, चाहे वो 2014 का रहा हो, चाहे 2019 का रहा हो, चाहे 2009 का रहा हो, या उससे पहले का रहा हो, लगभग 6 चुनाव ऐसे हैं जिनका कि प्रबंधन का और चुनाव अभियान का मैं इंचार्ज के नाते मैंने काम किया। तो इसलिए हर क्षेत्र में हर जिम्मेदारी के साथ मजबूती से काम किया है, और मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलावा आपको लगता है कि मतलब अभी इच्छाएं अभी हैं मुख्तार अब्बास नकवी की, अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो इच्छा है मैं पूरी करूंगा? देखो, इच्छा रखने से कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती। जिम्मेदारी तो हमेशा ही आपको, जिम्मेदारी कोई देता नहीं, जिम्मेदारी आपको खुद महसूस करनी पड़ती है। जिम्मेदारी खुद आपको अपने से मान करके कि आपके पास वो जिम्मेदारी है, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। तो इसलिए तुम्हारे जो सोच है, उस सोच के समाधान आप खुद कर सकते हैं, और उस समाधान के लिए आपको सक्रिय रहना होगा, लगातार जो है वो चलते रहना होगा। आपने कहा ना, सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, तो वक्त के इम्तिहान आपके भी होंगे, हमारे भी होंगे। एक और कहता है, तो करना था सफर हमको सवेरों की तरफ ले गए, लेकिन उजाले ही अंधेरों की तरफ। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो कोई बहुत मायने नहीं रखती। एक चीज़ देखिए क्या है, ये 2 चीज़ें होती हैं। आप जो है वो परिश्रम करते हैं, परिश्रम के परिणाम आते हैं। परिश्रम के परिणाम में आप कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। तो सफलता के साथ जो है वो आप अति उत्साह में डूब जाइए, और असफलता के साथ आप कोप भवन में चले जाइए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई किसी भी सक्रिय समाज और व्यवस्था और व्यक्ति के लिए ठीक है। वैसे बड़ा आसानी से एक सवाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो दौर था तो आप बड़े करीब रहे, और सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त देखते थे अगर हम लोग ये तमाम चीज़ों को, तो हमें बहुत ज़्यादा चेहरे, सक्रिय चेहरे कह सकते हैं, मुस्लिम चेहरे भारतीय जनता पार्टी में नज़र नहीं आते थे। और अभी जब हाल ही में आप मिनिस्टर थे तो इकलौते मुस्लिम मंत्री भी आप उनकी सरकार के वक्त में थे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जब इस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आती हैं और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने का आपको मौका मिलता है, आप तमाम जो मुस्लिम जमात है, मुस्लिम लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सरकार में होते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है? देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों की गलतफहमी है कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व या मुस्लिम समाज के सरोकार की जो है वो चिंता सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है, हिंदू समाज के सरोकार की चिंता सिर्फ हिंदू ही कर सकता है, सिख की समाज की चिंता ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आप जब पार्लियामेंट में लड़ते हैं तो आपको मुस्लिम समाज के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं लड़ते। आप वहाँ पर जो है वो समाज के सभी वर्गों का जो है वो जनादेश लेकर के आप पार्लियामेंट में जाते हैं या असेंबली में जाते हैं। एक चीज़ जो सरकारें होती हैं, देखिए जैसे मोदी जी का है, इससे पहले अटल जी की थी। मोदी जी की सरकार में समाज के किसी हर वर्ग के साथ जो है वो काम में जो है कंजूसी नहीं हुई, काम में कमी नहीं हुई। ये बात सही है कि एक मुस्लिम समाज की जो है वो बीजेपी को वोट के मुद्दे पर जो है वो कंजूसी है,
और उस कंजूसी का कई कारण है, आज के इसके ऐतिहासिक कारण है, उसके भौगोलिक कारण है, उसके सामाजिक कारण है। उसके समाधान की दिशा में काम लगातार होता रहता है और मतलब होने का थोड़ा लाभ हुआ है कि अभी जो एक अनटचेबिलिटी थी, एक तरह से अस्पृश्यता का एक भाव जो था मुस्लिम समाज का बीजेपी को लेकर या मोदी जी को लेकर, वो भाव जो है वो अब डाइल्यूट होना शुरू हुआ है और अब जो है वो गुण और दोष के आधार पर लोग जो है वो अपने वोटों का जो है वो मतदान करने लगे हैं। और बात सही है कि उतनी बड़ी सर, सबसे बड़ी बात क्या आप करें कि वो चीज़ें जो मानसिकता थी या लोग जो सोचते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो चीज़ें अब उस लेवल पर नहीं रहीं। लेकिन जब आग में घी झोंकने का काम किया जाता है, अभी बहराइच में हमने देखा, बरेली में हम कई बार देख चुके हैं, तमाम और जगह पे जो स्टेटमेंट सामने आते हैं, बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र में इसको लेकर के किस तरीके से पूरा हंगामा रहा, आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं और चीज़ों को बढ़ावा देती हैं? देखिए, मैं एक चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो लोग बुलडोज़र पर सवाल करते हैं, बुलडोज़र पर बल्कि बवाल करते हैं, उन्होंने कभी बलवाइयों पर सवाल नहीं किया। बलवाई का मतलब मैं किसी धर्म जाति के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। देखिए, चाहे बलवाई हों, चाहे बाहुबली हों, चाहे दंगाई हों, चाहे दबंग हों, वो जब अपनी इस तरह की बलवों की, दंगों की दबंगई करते हैं, तो समाज जो है वो केवल समाज ही अब लहू लुहान नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत लहू लुहान होती है। इंसान ही लहू लुहान नहीं होता, बल्कि इंसानियत जो है वो शर्मसार भी होती है, लहू लुहान भी होती है। इसलिए बहराइच में जो कुछ हुआ या कहीं पर भी जो हुआ, अभी तो ये मैं देखता हूँ कि अगर आप देखें तो इन पिछले यूपी में अगर आप बात कर लें तो केवल इन पिछले 7-8 सालों के अंदर बहुत ही एक कम घटनाएं इस तरह की दिखाई पड़ी, और अगर घटनाएं हुई तो उस पर जो है विद इन टाइम कंट्रोल किया गया। जब कंट्रोल होता है तो सब सुरक्षित होते हैं। इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि मैंने अभी कहा था, मैंने कहा था कि देखिए, चाहे बलवाई हो उनकी कुटाई, दंगाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज की सुरक्षा और सौहार्द की भलाई के लिए ज़रूरी है। तो जब तक दंगाइयों की कुटाई और बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तब तक समाज की सुरक्षा और सौहार्द की भलाई मुश्किल होगी। आप रामपुर से, क्योंकि तारुफ आपका रहा है और जाहिर तौर पे प्रयागराज की आपकी पैदाइश है, तो प्रयागराज की धरती पे इतना बड़ा महाकुंभ लगने वाला है, उसकी तैयारियां भी सरकार के स्तर पे हो रही हैं। रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुरी चाकू की जो पहचान है वो हर जगह होती भी है। लगता नहीं आपको कि रामपुर को लेकर के जो प्रेजेंटेशन या तमाम चीज़ें जो सियासत के तौर पे देखी गई, एक दौर में जो रामपुर का पुराना इतिहास है, वो अब वो पहचान पूरी तरह से रामपुर खो चुका है? देखिए, रामपुर की नफासत, रामपुर की शराफत और रामपुर के लोगों का जो देश के प्रति जो समर्पण है, वो मैं मानता हूँ कि अद्भुत है और बेहतरीन है। अब चाकू से जो है वो पहचान तो एक हो ही जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन वो चाकू वाली पहचान भी अब नहीं रह गई। जो लोग चाकू बनाते थे, जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, वो अब मतलब उनको जो है वो रोटी के लाले पड़ गए हैं। और ये केवल रामपुर की बात नहीं है, बल्कि आज पूरे देश में इस तरह के जो कौशल कुबेर हैं वो बहुत दिक्कत में है। उसके कई कारण हो सकते हैं। आज जो है वो दुनिया जो है वो बदल रही है, मार्केट हो रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि इस तरह के कौशल की कुबेरों का जो पूरी मतलब जमात है, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आप बड़े ही देखेंगे तो बड़े हिंदुओं में मिलेंगे, मुसलमानों में मिलेंगे, आपको जो है वो मोची हिंदुओं में मिलेंगे, भी मुसलमानों में मिलेंगे, आपको जो है वो नाई हिंदुओं में मिलेंगे, मुसलमानों में मिलेंगे। तो ये हर मतलब जितने भी इस तरह के कौशल से जुड़े हुए लोग हैं, कारीगरी से जुड़े हुए लोग हैं समाज में, ये बात सही है कि जो गरीब तबका है उसमें ज़्यादा ये दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हैं, और उनके कौशल को जो है उसकी कदर होनी चाहिए और कौशल को काम होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, चलिए आप कौशल इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, इस शायर ने भी कहा कि मौसम की करवटें ही आंधियाँ लाती हैं, यूं ही आसमां बेवक्त रोता नहीं। तो आखिर वो कौन लोग हैं इस देश के अंदर
कौन लोग हैं, कौन सियासतदान हैं जो वाकई में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं और उसके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये कोई नई जो है वो नया एक्सपेरिमेंट तो है नहीं। नहीं, भाजपा में भी ऐसे लोग हैं। आप देखो, मानते हैं आप भाजपा में हैं? देखिए, आप देखिए, जिस वक्त देश बटा, मैंने कहा ना, बटे को बटो के जो कटो वाली जो बात है, जिस वक्त देश बटा तो कैसे बटा? हिंदू मुसलमान जुदा हुए, हिंदू मुसलमानों में बंटवारा हुआ, और उस वक्त जो है वो जिन्ना जैसा व्यक्ति आया, उसने जो है वो देश को बांटा, और बांटा भी तो और कटा भी देश उसमें। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नया नया आप कह रहे हैं, एक छोटा सा वर्ग है जो कि इसका यही काम करता है कि किस तरह से वो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करे, किस तरह से वो जो है वो समाज में के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करे। ये कोई नई नहीं है, ये तो आज़ादी से पहले का ये जो है अंग्रेज़ों से लेकर के और उससे पहले भी ये चला है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अभी जो है वो इस तरह के लोग एक तरह से आइसोलेटेड से जैसे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं और जिनको लगता है कि हम इसी के आधार पर जो है वो कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाले हैं, तो वो उसमें बहुत सफल नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, क्योंकि आपने अटल अडवाणी जी वाला दौर देखा है, अब मोदी शाह जी का दौर है, जैसा कि विपक्ष इस बात को कहता है, तो आपको लगता है कि अटल अडवाणी जी का दौर और मोदी शाह जी का दौर, जो ये दोनों दौर हैं, इस बीच का जो गैप है, इस दोनों दौर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या एक बड़ा परिवर्तन या क्या अंतर इस दौर में? देखिए, वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। तो मैंने इसलिए कहा कि वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दें बहाव धारों के। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अटल जी अडवाणी जी के भी समय में पार्टी के पदाधिकारी के नाते, मंत्री के नाते काम किया, और मोदी जी के दोनों शासनकाल में मैं मंत्री के नाते, और मोदी जी के साथ जब मोदी जी राष्ट्रीय महामंत्री थे तो मैं राष्ट्रीय मंत्री के नाते भी मैंने काम किया। इसलिए मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को अटल जी ने, अडवाणी जी ने राजनीति की ऊबड़ खाबड़ राहों पे चलना सिखाया है। तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो इसलिए ये तो गुरु है। सर, अब हालिया तौर पे चुनाव भी है कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव है। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 9 सीटों पर अखिलेश यादव जिस तरीके की अप्रोच है, कांग्रेस ने तो कह दिया कि हम प्रत्याशी नहीं उतारे, उन्होंने जो है मना कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का समर्थन करेंगे, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उपचुनाव तो छोड़िए, मैं 27 में भी जो सामंती सत्ताधीशी के सपने, वो उनके सुपड़े साफ होंगे, और 27 में भी मैं जब कह रहा हूँ कि सामंती सत्ताधीशी के सपनों का सुपड़ा साफ होगा, तो आप समझ लीजिए कि अभी क्या हाल है, क्या हाल होने वाला है। इसलिए जो ये बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, इन सभी बाई इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है, आप देखिएगा। और इस प्रदर्शन के साथ ही साथ जो सत्ताधीशी का जो सपना देख रहे हैं लोग, तो इस सत्ताधीशी के सामंती सपनों का सुपड़ा 27 में भी साफ होगा, आपको देखिएगा। 27 माने जो 27 का जनरल इलेक्शन। एक हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, आरएसएस के संघ की जो विचारधारा है, जिसको बीजेपी के अंदर बड़े स्तर पे माना जाता है, उसके जो फैसले होते हैं उनको लिया जाता है, उन सारी चीज़ों में जहाँ पर हिंदू 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 की बात हो रही है, वहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी कैसे एडजस्ट हो जाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, क्या होता है, वो कैसा दौर निकला? कई फैसलों का आपका विरोध भी हुआ। देखिए, एक बात बताइए आप, दुनिया का अकेला देश होगा जहाँ पर कि हिंदू, जिसे आप कह रहे हो, जो बहुसंख्यक हो, और उसके बावजूद भी हमारा देश जो है पंथनिरपेक्ष हो, जिसे आप सेकुलर कहते हैं। ये जो है वो हिंदुओं का डीएनए है, हिंदुओं का संस्कार और संस्कृति है कि जिस वक्त कि पाकिस्तान अपने देश में इस्लामी ध्वज फहरा रहा था, हिंदुस्तान में इन्हीं बहुसंख्यक समाज के संकल्प का नतीजा है, सोच का नतीजा है, संस्कार का नतीजा है कि हमारे देश में पंथनिरपेक्षता का ध्वज फहराया। इसलिए हिंदुत्व के बारे में जो दुष्प्रचार है, वो दुष्प्रचार जो है वो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आप संघ का नाम लिया, आप अभी रिसेंटली सरसंघचालक जी जो मोहन भागवत जी हैं, उनके आप 2-3 उन्होंने बौद्धिक वगैरह दिए कहीं पे, वो आपको देखना चाहिए और आप लोगों को दिखाना भी चाहिए। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि हम समाज को एकजुट करना चाहिए,
और समाज को एकजुटता करने के लिए हम किसी दूसरे समाज को जो है वो में जो है वो बिखराव और टकराव नहीं पैदा करें, हम उस समाज को भी जोड़ें। ये एक वो है। और देश तो हिंदू राष्ट्र है ही, किसने कहा कि कोई नया बनाने वाला है? अरे जिस देश में हिंदुत्व का संस्कार और संस्कृति लोगों के रगों में है, तो वो उसके लिए नया कुछ बनाने की ज़रूरत क्या है? सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है योजनाएं लेकर आई जा रही हैं या तमाम चीज़ें लेकर आई जा रही हैं, लोग उन चीज़ों को एक दूसरा एस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे हम सीएए के देखें या तमाम और जितनी तमाम योजनाएं हैं, कुछ भी भाजपा लाए उसके दूसरे एंगल्स, दूसरे मोड्स निकालने शुरू कर देते हैं और उसमें कम्युनलाइजेशन हो जाता है, उसमें सेंसिटिविटी होती है, उसमें सोशल मीडिया आ जाती है, उसमें अफवाहें होती हैं। देखिए, सीए हो, कॉमन सिविल कोड हो, या जो अभी वक्फ का चल रहा है वो है, आप ये बताइए कि इन इस्लाम में जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं उनके लिए 5 पिलर हैं। उसमें कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है और ज़कात है। इन 5 पिलर में आपको जो है वो कौन सा पिलर हिलता हुआ दिख रहा है कि जो है वो अगर सीए आ जाएगा तो ये पिलर हिलेगा, ये जो है अगर वक्त संशोधन हो जाएगा तो ये पिलर हिलेगा, कॉमन सिविल कोड हो जाएगा? तो ये मुझे लगता है कि जो असंवैधानिक अराजकता है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना किसी भी समाज के लिए ज़रूरी है। अब जब भी किसी भी इस तरह के जब समावेशी सुधार या संवैधानिक सुधार की बात होगी तो उस पर जो है वो सांप्रदायिक वार शुरू हो जाता है। ये कोई नया मतलब शगुफ़ा है, हमेशा कुछ न कुछ के साथ ये तो तुम्हारी मज़हब पे हमला हो गया, इस्लाम ख़तरे में आ गया, ये सब चीज़ें करती रही। अब इस देश में इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा भैया? जब आज़ादी के जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय जो है वो कितने 8%, 8.5% मुसलमान रह गए थे यहाँ पर, आज 20% है। तो आप जो है वो समाज के सभी क्षेत्र में आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी है, आपको संवैधानिक समानता का अधिकार है हर क्षेत्र में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह का किसी को भी कन्फ्यूज़न, ये कम्युनल कन्फ्यूज़न जो क्रिएट लोग करते हैं उसके चक्रव्यूह में आना चाहिए। मुसलमान आपको कभी ठेस पहुंचती है, कभी अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है या कहीं अगर कभी मुस्लिम समाज के लोग किसी बात को रख रहे हैं या कहीं पर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, आपको कभी दुख होता है बतौर मुस्लिम कि हाँ मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, ऐसा ही क्या हुआ, क्यों हुआ? देखिए, मैं बताऊँ, जितनी पीड़ा अगर कोई हिंदू लीडर या कोई मुस्लिम लीडर देश के बारे में गलत बात करेगा, जितनी पीड़ा मोदी जी को होगी उतनी ही पीड़ा हमको भी होती है जितना अगर कोई समाज का कोई भी हिस्सा जो है वो समाज में बिखराव और टकराव की कोशिश करेगा। एक चीज़, इसलिए ये कहना कि साहब आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको जो पीड़ा होगी, ऐसा नहीं है। पीड़ा जो है वो यस मतलब इस तरह की जो चीज़ें जो समाज में बिखराव और टकराव का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसमें पीड़ा आप अगर संवेदनशील है तो होनी ही चाहिए और होगी। और मैं नहीं कह रहा हूँ मैं मुस्लिम हूँ इसलिए पीड़ा, मतलब जो हिंदू समाज के लोग हैं या किसी और समाज के लोग हैं उनको पीड़ा होती है अगर कोई गलत कहता है। लोग कहते हैं, और यूपी की सरकार, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो आज़म खान के बारे में ये कहा गया कि आज़म खान ने लोगों को बहुत सताया है। रामपुर से ये आप भी आते हैं, रामपुर से वो भी आते हैं, कभी कोई ऐसा वाकया आज़म खान के साथ आपका रहा, कुछ हॉट टॉक रही हो, कभी कुछ ऐसा रहा हो? नहीं, मेरा सौभाग्य है कि न मुझसे उनसे चुनाव में लड़ने का कोई मौका रहा, न कोई हार्ट टॉक रही, न सॉफ्ट टॉक रही, न हार्ट टॉक रही। कभी किसी शादी के किसी फंक्शन में आमना सलाम दुआ हो जाते हैं। सलाम दुआ तो देखिए, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा हो न हो। ये बात मैं उनके लिए भी कह सकता हूँ जो लोग कि एक जब सत्ता के गुरूर में जो चकनाचूर रहते हैं उनको समझना चाहिए कि ये जो सत्ता का गुरूर है ये परमानेंट नहीं होता। तो इसलिए जो सत्ता के गुरूर से चकनाचूर जो लोग भी होते हैं, मैं मानता, कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो सबको समझना चाहिए कि भैया एक वक्त होता है, समय का चक्र होता है, उस चक्र के चक्रव्यूह में बड़े बड़े चकनाचूर हो जाते हैं। तो मतलब ये आप इनडायरेक्टली भाजपा के ही कुछ लोगों को भी कहना चाह रहे हैं कि सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप को जो है वो गद्दी का गुरूर और जो है वो हार का जो विलाप है वो बहुत दिन नहीं हो सकता, वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता, वो बहुत लंबा नहीं चलता, बहुत परमानेंट नहीं होता।
तो आपको कभी आजम खान के परिवार से या उनकी तरफ से कभी कोई बात कही, इतना सब कुछ हो गया, आप भी रामपुर में नहीं, जाते मैं उस बारे में व्यक्तिगत किसी के बारे में, देखिए मैं, मेरा एक वो है कि किसी भी, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो उन्होंने वो कुछ हमारे लिए कह भी दिया हो, लेकिन मैंने कभी पर्सनल किसी के लिए मैंने नहीं करता। अभी मेरी पार्टी के एक एमपी ने एक कांग्रेस के बड़े लीडर को आतंकवादी कहा था, तो मैंने उसने कहा कि गलत है ये, क्योंकि ये हमारे संस्कार संस्कृति नहीं है। और हमारी सियासत में किसी से भी हम प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं, हम एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, सैद्धांतिक पर हमारे एक दूसरे से विरोध हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो है वो, अब आप मोदी जी को देखो, आप मोदी जी को दुनिया की सारी गालियाँ जो है वो चुन चुन करके जो विपक्ष में कुछ लोग हैं वो करते हैं, क्योंकि अब वो तो संस्कार रह नहीं गया कि बहुत आप शालीनता से अटैक करिए, अब तो सीधे सीधे आप। मैंने आपको एक इंटरव्यू सुना, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, यूथ्स के बीच में आप थे, आपने कहा कि अब जो लोग हैं और पुराने लोग हैं उनमें एक बड़ा अंतर ये है कि पुराने लोग अपने विचारों के लिए जाने जाते थे, अब जो लोग हैं वो शायद अपने विचार एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, या उनको को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बात क्यों कही आप? देखिए ये बात सही है। आप एक बात देखिए, जब आप याद करोगे तो आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद आती है, जब आप याद करोगे तो डॉक्टर लोहिया की याद आती है। हम गांधी जी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसके बात की कर रहे हैं। जब याद करोगे तो आप अटल जी की याद आती है, आपको याद करोगे तो आप इंदिरा जी और नेहरू की याद करते हैं, आप याद करते हो तो आप मतलब आज जो युग में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो लोगों के दिलो दिमाग पे उतना पैठ नहीं जमा पा रही है। हाँ, मोदी जी ने अपनी तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम से उस रास्ते पे चले हैं वो, और उसी का नतीजा है कि आज भारत की धाक और धमक पूरी दुनिया में मजबूत हुई है। और मैं तो ये कहूँगा ना, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। लेकिन जरूर ये आरोप लगता है भाजपा में भी, जैसे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आने वाले वक्त में, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्या होगा, इसको लेकर अभी से कयास लग रहे हैं। आप तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे बड़ी ये जो पूरा प्रोसेस है, विपक्ष इस बात पे आरोप लगाता है कि भाजपा में जो ऊपर के 3-4 फेसेस, या जो पता होगा खास कौन से, मुझे तो आइडिया नहीं, विपक्ष के आरोप हैं कि वो तय कर लेते हैं साहब कि ये है, बस ये है, कोई सिस्टम में नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये है। बाकी कांग्रेस में देख ली जाए या बाकी दलों में वो बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्याशी होता है, ये होता है, चुनाव होता है। बीजेपी आपके यहाँ तय कर लिया गया ये चेहरे हैं साहब, और लगा दीजिए। बीजेपी में जितना सिस्टमेटिक है उतना सिस्टमेटिक सिस्टम जो है वो संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया का किसी पार्टी में नहीं है। अब इनकी, जैसे कांग्रेस का आपने लिया, अब कांग्रेस में जो है वो माता जी जो है वो राज्यसभा में, बहन जी जो है वो अब आने वाली लोकसभा में आने की जुआड़ में है, भाई साहब जो है वो बकवास सभा में। तो ये तो एक किटी पार्टी है इनकी, कांग्रेस पार्टी एक किटी पार्टी है जो कि तय करेगी कि पर्ची फेंकी और इस परिवार का कौन आदमी क्या 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 बोला। बीजेपी में आप पूरी लिस्ट देख लीजिए, आज नड्डा जी हैं, नड्डा जी से पहले भी आप देखें तो आप चाहे वो अपने वेंकैया नायडू जी रहे हों, जयना कृष्णा मूर्ति जी रहे हों, जितनी भी कुशाभाऊ ठाकरे रहे हों, खुद अडवाणी जी रहे हों, अटल जी रहे हों, कोई जो है वो किसी परिवार के पालने से पैदा नहीं हुआ। कोई जो है वो किसी सामंती जो है वो महल के आंगन में नहीं पैदा हुआ, बल्कि गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान से संघर्ष और संकल्प के साथ यहाँ तक बढ़े। तो इसीलिए ऐसा ही जो है वो लीडरशिप जो है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट या जो भी होता है, जो भी चुना जाएगा, वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होगा। इसलिए अब कोई ये नहीं कह सकता कि साहब अब ये इस परिवार का है तो अब नड्डा जी हैं तो नड्डा जी का जो है वो अब कोई परिवार का हो जाएगा, मोदी जी के किसी परिवार का हो जाएगा, या अमित शाह जी के कोई परिवार का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपकी तमाम जगहों पर आपकी हाजिर जवाबी बड़ी लाजवाब रहती है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातों को सुन के कि जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो बोल देते हैं। लेकिन सियासत में ऐसे लोग जो है अपनी जगह बनाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सियासत में माना जाता है कि मीठी चाशनी जितनी आप सामने वाले के सामने रखेंगे उतना सामने वाला ज़्यादा संतुष्ट होगा। तो कई बार इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। देखिए, आप ऐसा है कि अगर आपके पास तर्क है, आपके पास तथ्य है और आप तर्कों और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं जी, उसकी में भी शालीनता होनी चाहिए। तो आपके उस तर्कों और तथ्यों को लोग
स्वीकार भी करते हैं। आप विपक्ष पर भी अगर उसको लेकर के आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, तो वो भी विपक्ष भी उसको जो है वो सम्मान करता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते मैं अटल जी के समय में भी काम करने के पड़ा और मोदी जी के दोनों 2014 वाले में भी और 2019 वाले में भी मेरी सरकार में मंत्री रहा। आज भी विपक्ष के लोग मुझे जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब वो पार्लियामेंट है, फिर मैं आप तो हम बहुमत में, हम उसमें अल्पमत में थे राज्यसभा में, लेकिन जो है वो सारे जो भी सरकार के काम होते हैं, बिल पास कराने होते हैं, वो संपर्क से, संवाद से, समन्वय से के जरिए आप अटल जी के बारे में एक बात किया थी, उन्होंने दोस्त बनाए, दुश्मन नहीं बनाए। मुख्तार अब्बास नकवी अपने बारे में क्या सोचते हैं, दोस्त बनाए या दुश्मन भी बन गए? ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा और दूसरे बताएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने तो यही कहा ना कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश है जब कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी मुलाकात कई बार कई मोर्चों पे कई कार्यक्रमों में होती होगी। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब कहीं बात आती है योगी आदित्यनाथ की तो हम देखते हैं कि ये माना जाता है, तमाम चर्चाएं होती हैं कि अगर डिप्टी सीएम कोई दिल्ली आ गया तो कि उत्तर प्रदेश में कोई जो है पारा बढ़ गया एकदम से, कि पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ होने जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार है, विपक्षी जो है उस पर चटकारे लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये हम सबका ये सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने आप में बुलडोज़र नहीं है बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और योगी आदित्यनाथ जी अगर कहीं पे चले जाए और वहाँ पे 1 घंटे रुक गए तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि एक बेहतरीन प्रशासक है और एक शानदार इंसान है, और उनका जो ना आगे मतलब आगे पीछे कोई तो उनका नहीं है कुछ, उनका कोई किसी जैसे कोई लालच नहीं है, कोई संचय का उनके सोच नहीं है, तो वो तो समाज के लिए समर्पित एक व्यक्तित्व है उनका। आपको लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी का दौर देखा, बीएसपी का दौर देखा और अब बीजेपी का दौर जिस तरीके से चल रहा है, उत्तर प्रदेश जात पात, ये कहा जाता है कि जड़ों तक जाति की राजनीति फैली हुई है, उससे अब तक उबर नहीं पा रहा है। आप विकास की बात करते हैं, लेकिन जब प्रत्याशियों का सिलेक्शन होता है, जब प्रचार के लिए मंत्रियों को लगाया जाता है, तो एक एक समीकरण जातिगत आधार पर सारी चीज़ों को आप कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात मैं आपके से सहमत हूँ कि कास्ट और कम्युनिटी आज जो है वो एक पॉलिटिकल मेरिट बनती जा रही है। आपकी काबिलियत नहीं बल्कि कास्ट और कम्युनिटी जो है वो आपकी मेरिट बन गई है, पॉलिटिकल मेरिट जिसे कहते हैं। और जो कमज़ोर तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसको आगे आना चाहिए, आना ही चाहिए। लेकिन केवल कास्ट और कम्युनिटी ही आपकी काबिलियत पर जो है वो को कंट्रोल करे या उस पर जो है वो डोमिनेट करे या उस पर आप ज़्यादा प्रभावी हो, तो वो थोड़ा सा दूसरों को लगता है कि साहब हमारी काबिलियत पर तो जो है वो इस कास्ट और कम्युनिटी का जो है कब्ज़ा है। तो इसलिए समाज के सभी वर्गों को प्रगति की धारा में, समाज के सभी वर्गों को बराबरी का जो है हिस्सेदारी, भागीदारी हो, ये ज़रूरी है। लेकिन ये मैं समाज के उन वर्गों में ये मैसेज ना जाए कि साहब हम तो उस कास्ट के नहीं हैं, हम उस कम्युनिटी के नहीं हैं, इसलिए हमारे तो कोई गिनती नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा मौका आया, ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, इसको मुझे लगता है कि आप दिल पे नहीं लेंगे, कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का रुतबा हुआ करता था या रौला निकला करता था, तब भी आप राजनीतिक तौर पे सक्रिय रहे होंगे, तो जब कभी मुख्तार अंसारी का जिक्र होता था या कुछ होता था, आपके साथ बैठने वाले लोग कहते थे यार ये मुख्तार अंसारी, और आप भी मुख्तार नाम से, तो कभी कभी ऐसा मतलब कहीं किसी ने कोई ऐसा वाकया आया? नहीं, मैं ऐसा कोई वाकया नहीं आया। और मैं मानता हूँ कि सियासत में जो है वो जो दबंग हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनकी बिसात जो है वो जिसने भी बिछाई हो वो ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ देखिए, ये सियासत के लिए ये थोड़ी लोग हैं। एक समय था कि सुनते थे हम कि इस तरह के बाहुबलियों को, बकैतों को, बलवाइयों को राजनेता पालते थे। उसके बाद एक युग आ गया कि ये खुद ही राजनेता बन गए। और मुझे ये सौभाग्य कि 91 में मैं पहला इलेक्शन लड़ा तो मऊ से लड़ा। हाँ। और मऊ से बहुत कम 13 उससे हारा। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि बाद में जिनका नाम लिया वो भी वहाँ से लड़ा, ये चुनाव लड़े, वो कम्युनिस्टों का इलाका था वो। तो कभी वहाँ पर उस एरिया में भी कभी मैंने कोई गुंडे, बदमाश, इस तरह के लोग
राजनेता जो है उस वक्त अगर कोई गुंडा साथ में खड़ा हो जाता था तो उसको साथ नहीं बैठ खड़ा, दूसरे लोग हटा देते, हटाओ, बदनामी होगी। अभी तो साथ रखना जो है वो बहुत शान की बात होती थी, होने लगी थी। तो राजनीति और अहंकार, राजनीति में अहंकार, दोनों को किस तरीके से आप कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अहंकार की जो उम्र है वो बहुत कम होती है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मैं तो कांग्रेस के मित्रों को भी कभी कभी कहता हूं कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो तो वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार एक्सीलेटर पर है। और जब जनाधार आपका वेंटिलेटर पर हो और अहंकार एक्सीलेटर पर हो तो आपका हश्र जो है बहुत अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से किसी भी पार्टी को समझना चाहिए, किसी भी नेता को भी समझना चाहिए कि आपको जनता के बीच में, लोगों के बीच में, समाज के बीच में आपकी के बारे में सोच क्या है। अभी कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि सोच क्या है। अभी तो आज की तारीख में सोशल मीडिया की जो एंटी सोशल एक्टिविटी है उसका तो कमाल है साहब। 1 घंटे में आपके बारे में गलत सूचना आ जाएगी और 1 घंटे में आपके बारे में जो है वो कुछ और सूचना आ जाएगी। तो वो जो इन्फॉर्मेशन का जो एक फ़्लो होना चाहिए वो बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, कंट्रडिक्शन से भरा हुआ है, और उसके साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी से भी भरा हुआ है। तो कन्फ्यूज़न, कंट्रडिक्शन और कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ अगर पूरा का पूरा आपके पास इन्फॉर्मेशन का स्रोत हो तो बहुत संभल करके, और मतलब उसमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इंटरनेट पर आपकी लव स्टोरी, आपके पारिवारिक जीवन की, इन तमाम चीज़ों को लेके कई लोग जो है लिखते रहते हैं। मैंने कहा, कहीं देखा पढ़ा कई लोग। तो आपको लगता है कि ये कैसे एक चर्चा में क्यों आया? अब तो देखिए क्या है, हमारी शादी के 40 साल हो गए, मेरा बच्चा भी जो है वो पूरी जो है वो नौकरी वगैरह कर रहा है। तो एक वो युग था और सरे राह चलते चलते प्यार भी हुआ, और अब तो मतलब ऊपर वाले की दुआ से हम लोग खुशहाली के साथ और स्वस्थ होकर के और सक्रिय होकर के जीवन आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है आपके जीवन में सबसे बड़ा खुशी का लम्हा, खुशी का वक्त कौन सा था? देखिए, खुशी का लम्हा तो समय समय पे अक्सर आता है, और बहुत खुशी के लम्हे में बहुत ज़्यादा अधिक खुश होना भी जो है वो मतलब देखिए, खुशफहमी जो है वो तो अच्छी बात है, लेकिन खुशफहमी के साथ साथ लोगों को गलतफहमी हो जाती है। वो गलतफहमी जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो आपको नहीं हुई? हमेशा मैं खुश रहता हूँ। आपने मैं कभी न कुंठित नहीं होता, कभी भी जो है वो मैं परेशान नहीं होता। कभी भी जो है बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ आई, बड़ी से बड़ा संकट हो, बहुत से बड़ा बड़ा कंटक हो, उसको हम एक चुनौती के तौर से और एक मजबूती के साथ उस पर विजय हासिल करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपको दर्द महसूस हुआ, पीड़ा महसूस हुई हो? कभी आपने सोचा हो कि नहीं, मैं अपने आप को कमज़ोर सा पाता हूँ, असहाय सा पाता हूँ? नहीं, मैं जब देखता हूँ, देखिए एक चीज़ सभी लोगों के लिए ये है, आप जब अपने बारे में देखिए तो आप अपने से पीछे मुड़ के देखिए कि कितने लाखों करोड़ों लोग आपसे पीछे खड़े हुए हैं। उनमें काबिलियत की कमी नहीं है, उनको मौका नहीं मिला। आप जो है वो जिस मुकाम पे है, उस मुकाम से पे पहुंचने के लिए लाखों करोड़ों की क्यू लगी हुई है, उसमें आप जो है वो उस मुकाम पे हैं। तो इसलिए जो है वो जब हाँ, आप अगर जब देखेंगे कि आपसे आगे कौन है तो तब आप जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कई लोग इस तरह से जो आपको देखते हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नकवी साहब क्योंकि लंबे वक्त से भाजपा में हैं, कई जिम्मेदारियां उनको मिल चुकी हैं, तो अब उनका चश्मा भी पूरी तरह से भाजपा ही हो चुका है, इसलिए अब वो जो बातें करते हैं वो भाजपा की विचारधारा की ही करते हैं। उनको मुस्लिम समाज या मुस्लिम चीज़ें जो हैं या मुस्लिम समाज के लोगों की जो समस्याएं हैं वो चीज़ें जो है उनको नज़र नहीं आती। देखिए भैया, मैं प्रवासी पॉलिटिकल प्रणालियों के प्रतिस्पर्धा का या प्रवासी पॉलिटिकल प्रणालियों की परेड की प्रतिस्पर्धा का तो हिस्सा नहीं बन सकता। मैं तो भाजपाई तन से हूँ, मन से हूँ, पूरी तरह से संकल्प से हूँ। तो उसमें है, उसमें किसमें छिपाने की बात क्या है? चश्मे की जरिए कहाँ चश्मा ढूंढते फिर रहा है? तो रगों में खून भी जो है वो उसी सोच के साथ बह रहा है, और वो सोच है नेशनलिज्म की सोच, राष्ट्रवाद की सोच।
और राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो समाज का हर तबका जो है वो समावेशी सोच और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की संकल्प, ये होती है राष्ट्रवाद की सोच। सर, खान पान की बात होती है, जायके की बात होती है, अक्सर आपके जो मित्र यार हैं वो कहते हैं कि नकवी साहब जब बैठते हैं तो उनको मिठास की महक दूर से आ जाती है। देखिए, मैं खाने का शौकीन हूँ, खाना बनाने का भी बहुत शौकीन हूँ, और जब कभी भी मौका मिलता है और 2-4 लोग मित्र तो वेज होते बनाते हैं हैं, नॉन वेज दोनों बनाते हैं। अच्छा। हम फ़िश के बनाने की बहुत शौकीन हैं, हम उसके अलावा भिंडी बहुत अच्छी बनाते हैं, उसके अलावा जो है वो बाजरे की रोटी का है, तो ये सब शौक़ है। और बिज़ी वक्त में भी तो मैं मिठास जब की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। मिठास तो मैं बहुत मतलब वो तो भूलता नहीं मैं, और अभी तो कुछ नहीं मिलता तो गुड़ तो खाते ही हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोचते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं, ये नहीं सोचते कि सामने वाले को वो तीर कहाँ पर जाके लगेगा। अब आने वाले वक्त में मुख्तार अब्बास नकवी साहब उम्मीद के दामन के साथ ये सपना ज़रूर संजोए हैं कि जो भी जिम्मेदारियां उनको आगे वक्त दर वक्त मिलती रहेंगी, वो उसी तरह से पूरी मेहनत के साथ उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।